हेलो डियर फ्रेंड, मैं सुनील शुक्ला आप लोगों का इस इकोनॉमिक्स की जर्नी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये मेरा 45वां लेक्चर है। इसके पूर्व मैंने 44 लेक्चर और लिए हैं। जो स्टूडेंट हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो जाके मेरे प्रीवियस क्लासेस को देखें, जहां पे स्टार्टिंग पे मैंने इकोनॉमिक्स के सारी डायमेंशन को खोल के बहुत ही विस्तृत चर्चा किया है। जहां से जो ये इकोनॉमिक्स को लेकर डर होता है वो आपका ख़त्म हो जाएगा और आप फिर मेरी यात्रा में शामिल हो जाएं। मेरी यात्रा जैसे जैसे आप पूरी होती जाएगी वैसे वैसे आप इकोनॉमिक्स को लेकर बहुत ही सहज होते चले जाएंगे। और ऐसे लोग जो स्टूडेंट ना होते हुए भी इकोनॉमिक्स को सीखना चाहते हैं और हमारे साथ आगे शेयर मार्केट पे क्लासेस करना चाहते हैं और शेयर मार्केट में वो निवेश करना चाहते हैं, तो वो मेरे साथ क्लासेस को स्टार्टिंग से जाकर पूरी यात्रा के साथ शामिल हो जाएं। इकोनॉमिक्स, चूँकि इकोनॉमिक्स का ही एप्लीकेशन पोर्शन जो होता है वो शेयर मार्केट है। एप्लीकेशन पोर्शन को आप समझने के लिए ज़रूरी है कि आपका बेसिक थोड़ा सा अच्छा हो जाए। बेसिक अच्छा हो जाएगा और मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत ही सहजता से सीखते हुए चले जाएंगे। और इकोनॉमिक्स इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, वो कहीं ना कहीं आप देश, दुनिया और समाज और यहाँ तक अपने घर के बारे में यदि अच्छे से जानना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आपको इकोनॉमिक्स आना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से सनातन संस्कृति में हमारी पुस्तक गीता महत्वपूर्ण हो जाती है, यानी कि हमारे राइट हैंड को मजबूत करती है, तो उसी तरह से हमारे लेफ्ट हैंड को मजबूत करने का कार्य जो है इकोनॉमिक्स करता है। तो ये ज़रूरी है कि आप दोनों हाथों को मजबूत करें, गीता भी पढ़ें और इकोनॉमिक्स भी पढ़ें। गीता और इकोनॉमिक्स को जब साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपके अंदर नैतिकता भी होगी और आर्थिक रूप से भी आप अपने देश के लिए उन्नति के मार्ग पे चल रहे होंगे। इससे हमारा देश जो है विश्वगुरु भी बनेगा और हम लोग शक्तिशाली भी बनेंगे। हमें कहीं ना कहीं इसी तरह की सोच की ज़रूरत है। गीता और जो है इकोनॉमिक्स दोनों हमारे हाथों में होना चाहिए, तभी हम लोग खूब आगे से तेज़ी से बढ़ेंगे और बहुत ही सहज हो जाएंगे और देश हमारा जो हमारा गोल है विश्व शक्ति बनने का या फिर दूसरा गोल विश्व गुरु बनने का, तो हम दोनों तरफ अचीव कर रहे होंगे। ठीक है, हम जो है इसके प्रीवियस क्लासेस में जो है मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति की चर्चा करना शुरू कर दिए थे। तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य कार्य जो होता है वो जो है मार्केट में मनी सप्लाई को बैलेंस करना होता है। यानी कि मनी सप्लाई जो है एक बैलेंस में जाए, ना ही ज़्यादा जाए और ना ही कम जाए। ज़्यादा होगी तब उसका उसका दुष्परिणाम शुरू हो जाएगा और कम होगी तब उसका दुष्परिणाम शुरू हो जाएगा। ज़्यादा होने से क्या होगा कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे तो वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी तो उनका और दुष्परिणाम ये होगा कि विदेशी मार्केट में जब हम निर्यात करने के लिए जाएंगे तो हमारी वस्तुओं की कीमत बढ़ चुकी होगी, तो हमारा निर्यात घट जाएगा। निर्यात घट जाएगा तो हमारा जो, ये सारी चीज़ें मैंने बताया है लेकिन आपको जोड़ता रहता हूँ कि आप ये चीज़ समझते रहें। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक्स में। देखें, जब आपका निर्यात किस तरह से प्रभावित होगा, आपकी वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, आप विदेश बेचने के लिए जाएंगे तो आपकी वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी वस्तुएं महंगी हो गई हैं। महंगी हो जाएंगी तो निर्यात नहीं होगा, निर्यात नहीं होगा तो आपका विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाएगा। विदेशी मुद्रा भंडार जब आपका कम हो जाएगा तो आपको आयात करने में दिक्कत होगी, यानी कि निर्यात आयात आपका सारा चीज़ प्रभावित होने लगेगा जब मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। और मनी सप्लाई जब कम हो जाएगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई जब कम हो जाएगा तो आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, आपके पास डिमांड नहीं होगी। डिमांड नहीं होगी तो फिर क्या होगा, देखें, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए पेन है, पेन की तभी तक उत्पादन हो रहा है जब तक इसकी डिमांड है। जब इस पेन का डिमांड नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसका उत्पादन बंद हो जाएगा। उत्पादन बंद हो जाएगा तो कौन कौन प्रभावित होगा, एक तो वो जो मालिक इसका उत्पादन कर रहा था, एक जहां पे वो उत्पादन किया जा रहा था जो लैंड ऑनर था, लैंड ऑनर को भी किराया जाना बंद हो जाएगा। ठीक है, और जो वहाँ के लेबर थे यानी वर्कर थे उनका भी रोजगार खत्म हो जाएगा। जो बैंक ने लोन दिया था वो भी एनपीए होने का संभावना बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जो ये प्रभावित होंगे तो ये बहुत बड़ा दुष्परिणाम आ जाएगा, पूरा देश कोलैप्स कर जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि ना ही ज़्यादा पैसा मार्केट में जाए और ना ही कम जाए। तो इसको जो मैनेज करने का काम करता है वो मौद्रिक नीति यानी आरबीआई करती है, मौद्रिक नीति के अंतर्गत। ठीक है, तो देखें, मौद्रिक नीति के अंतर्गत दो टूल्स हैं उसके। एक तो जो है
क्वांटिटेटिव मेजर यानी मात्रात्मक उपाय। मैंने इसको इसके प्रीवियस क्लास में चर्चा किया था, लेकिन मैं दोनों क्लासों को जोड़ने के लिए थोड़ा सा चर्चा करता हूं, तो आप जो है बहुत सहज हो जाएंगे। देखें लाइट चली गई है लेकिन सारी चीजें दिख रही हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। दूसरा जो है क्वालिटेटिव, मेजर यानी गुणात्मक उपाय। अब देखें ये किस तरह से इसको प्रभावित करता है, इन दोनों की मदद से कैसे हम जो है मनी सप्लाई को बैलेंस करते हैं। देखें जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपया जो है, यहां दिख रहा है, हाँ, 100 रुपया जो है हमारे पास जो है बैंक में जमा हुआ, ठीक है, 100 रुपया जमा हुआ। देखें कैसे होता है, बैंक है ये, बैंक के पास पैसा कहां से आता है, पीपल के पास से, यानी जनता जाके पैसा को जमा करती है। और फिर बैंक चूंकि एक बिजनेस है बैंकिंग, तो बैंक का बिजनेस तभी आगे बढ़ता है, यानी प्रॉफिट तभी आता है जब आपने डिपॉजिट किया तो उसके पास लायबिलिटी आ गई, लेकिन जब वो पैसा लोन के रूप में उठाती है तो वो उसके लिए एसेट की तरह होता है, यानी आय का सृजन करता है, ठीक है। पीपल देखें इसमें डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट, दो तरीके से जो है पैसा लोग जमा करते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, दो तरीके से लोग पैसा जमा करते हैं, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, ठीक है। तो ये इससे लायबिलिटी हो जाती है बैंक की। लेकिन बैंक के पास जब पैसा आ गया तो बैंक जब पैसा उठाएगी लोन पे, तब बैंक के लिए अतिरिक्त आय का सृजन होता है, यानी तभी बैंक को प्रॉफिट होता है जो डिपॉजिट हो और साथ में वो लोन के रूप में दे, तभी। क्योंकि यहां पे जब डिपॉजिट करते हैं तो आपको ब्याज मिलता है, तो ब्याज आपको जब बैंक दे रही है तो इसके लिए जरूरी है कि वो ब्याज कहीं से कहीं कमाएगी तभी देगी, नहीं तो फिर क्या, क्योंकि पैसा लेके और देने का काम है उसका, तो जब इधर से लेके उधर देगी तभी वो प्रॉफिट कमाती है, तभी उसके लिए। तो देखें जैसे मान लेते हैं कि बैंक के पास 100 रुपया जमा हुआ, 100 रुपया बैंक ने जमा किया, तो अब बैंक क्या करेगी, 100 रुपया बैंक के पास डिपॉजिट हो गया, तो बैंक चाहेगी कि हम पूरा का पूरा जो है लोन पे उठा दें। लोन पे उठाएंगे, जितना लोन पे उठाएगी बैंक उतना ही उसको प्रॉफिट होता है। तो इसलिए चूंकि बैंकिंग एक बिजनेस है, तो वो चाहेगी कि मैक्सिमम मैं उठा दूं लोन पे, तो जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ठीक है, वो पूरा लोन उठाने के लिए जाती है। लेकिन जब पूरा का पूरा पैसा अगर लोन पे उठा देगी तो मार्केट में बहुत सारा पैसा आ जाएगा, तो बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो फिर क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई बढ़ने से फिर क्या होगा, वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगेंगी। वस्तुएं की कीमत बढ़ने से क्या होगा, निर्यात प्रभावित होगा, महंगाई आएगी, ये सारी समस्याएं जो मैंने आपको प्रीवियस में बताई, ये समस्या आती है। तो आरबीआई जो है अपने एक टूल्स का प्रयोग करती है, क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक उपाय। देखें ये दोनों टूल्स का अलग अलग उपयोग नहीं करती है, आरबीआई दोनों का साथ साथ ही उपयोग करती है, लेकिन हम एक एक को आपको समझाते हैं। क्वांटिटेटिव मेजर का सबसे पहले यूज कैसे करती है। सबसे पहले ये कहेगी कि आप 100 रुपया मार्केट में लोन नहीं देंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूं कि 10 रुपया आप हमारे यहां यानी आरबीआई में लाके जमा कर दीजिए। आरबीआई में 10 रुपया जमा कर दीजिए। आपको 10 रुपया जो है मार्केट में नहीं ले जाना है, आप सिर्फ 90 रुपया मार्केट में जाके लोन दीजिए, ठीक है। तो 90 रुपया जब मार्केट में लोन देने के लिए बैंक को मिल गया, 10 रुपया क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक उपाय करते हुए 10 रुपये आरबीआई में जमा करा दिया गया, आरबीआई के अकाउंट में, ठीक है। आरबीआई के अकाउंट में जमा हो गया, तो अब बचा कितना, 90 रुपया। अब जो है बैंक स्वच्छंद रूप से 90 रुपया अगर जमा लोन देगी तब भी उसके लिए ठीक है। तो बैंक क्या करेगी, अब लोन देने के लिए सोचेगी। तो लोन देने के लिए वो सोचेगी तो उसके पास कितने क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र हैं लोन देने के लिए। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र बहुत थोड़ा मैं समझा दे रहा हूं, टाइम तो 5-7 मिनट जरूर लग रहा है एक्स्ट्रा। दूसरा हो गया द्वितीयक क्षेत्र। तीसरा हो गया तृतीयक क्षेत्र।
प्राथमिक क्षेत्र में जो है एग्रीकल्चर आता है, और एग्रीकल्चर में ये आप जान रहे होंगे कि प्रॉफिट नहीं आ रहा है, क्योंकि भारत देश की पॉलिसी ऐसी है कि प्राथमिक क्षेत्र को कभी फायदा हुआ नहीं। ये सिर्फ बेचारे किसी तरह से जी रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, जीने की स्थिति भी इनकी नहीं बन पाती है, सिर्फ ये सरवाइव कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि जो 90 रुपया बैंक के पास है लोन देने के लिए, तो ये किनको लोन देना पसंद करेंगे? प्राथमिक क्षेत्र को, कि द्वितीयक क्षेत्र को, कि तृतीयक क्षेत्र को? सबको लोन देना ये पसंद करेंगे, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र को ये कभी लोन देना पसंद नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि प्राथमिक क्षेत्र तो वैसे भी डूब रहा है, इसलिए डूब रहा है कि चूंकि उसके आय में कमी आ गई है, आय में कमी आ गई है तो वो डिमांड में कमी आ गई है, डिमांड में कमी आ गई है तो ये तो प्रभावित हो ही रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े डिमांड भी करते थे, तो डिमांड इन लोगों की बनाई हुई वस्तुओं या इनकी सेवाओं पे करते थे, तो ये लोग भी इनकी वजह से प्रभावित होने लगे हैं, क्योंकि डिमांड में कमी आ गई है। और फिर बैंक इनको लोन भी नहीं देगा, बैंक इनको लोन नहीं देगा तो ये और स्थिति इनकी बुरी हो जाएगी। जब इनकी स्थिति बुरी होगी तो इनकी और इनकी दोनों लोगों की स्थिति बुरी हो जाएगी। तो इनकी स्थिति अच्छी बनी रहे, देश आगे बना रहे, आगे चलता रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि अब आरबीआई को कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि बैंक तो इनको लोन नहीं देंगे, क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाना है, और प्रॉफिट कमाने के लिए वो जहाँ पे प्रॉफिट उनको लगता है वहाँ पे देंगे। यहाँ पे एग्रीकल्चर में आप देखते होंगे कि एनपीए होने का चांस ज़्यादा रहता है। एनपीए की चर्चा मैंने प्रीवियस में की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, या एनपीए यानी कि पैसे के डूब जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इनको बैंक लोन नहीं देना चाहेंगे। लेकिन आरबीआई अब अपने दूसरे टूल्स का उपयोग करेगी, किसका? गुणात्मक उपाय, यानी क्वालिटेटिव मेजर का। जब क्वालिटेटिव मेजर का आप क्या कहेगी कि ऐसा है कि आप जो है, ऐसे नहीं चलेगा कि आप जिनको इच्छा करे उन क्षेत्र को आप लोन दें, जिनको ना इच्छा करे वहां पे ना दें। तो वो कहती है कि अब ऐसा नहीं चलेगा, वो प्रेफरेंस ऑर्डर तैयार करती है, प्रेफरेंस सेक्टर को तैयार करती है। तो प्रेफरेंस सेक्टर में वो जिनको जिनको जैसे प्रेफरेंस देती है, उस हिसाब से आपको लोन देने की स्वतंत्रता होती है बैंकों को। तो हमेशा आप देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है, हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। तो इसको प्रेफरेंस में रखा जाता है। मान लेते हैं, कह दिया बैंक ने, आरबीआई ने, कि आपको 30% जो लोन देना है वो प्राथमिक क्षेत्र में देना पड़ेगा, और जो बचा हुआ है आप इनको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 30% नेसेसरी कर दिया, यानी प्रेफरेंस कर दिया, तो वो जो आता है वो क्वालिटेटिव मेजर के अंतर्गत, यानी गुणात्मक उपाय के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब मुझे लगता है आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं आज के क्लास से, क्योंकि मैंने इतना जो है इसके प्रीवियस क्लासेस में आपको चर्चा किया था, ठीक है। अब हम चलते हैं दो टूल्स, जो मैंने आपसे क्वांटिटेटिव मेजर और क्वालिटेटिव मेजर की चर्चा की, अब उसके हम एक पोर्शन पे क्वांटिटेटिव मेजर की तरफ चलते हैं। अब उस पे बहुत डिटेल में अब चलते हैं। क्वांटिटेटिव मेजर इसमें जो है क्वांटिटेटिव मेजर में 4 पोर्शन आते हैं, इसके 4 टूल्स और मिलते हैं आपको क्वांटिटेटिव मेजर के। पहला है जिसको आपने CRR सुना होगा, CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। इसको हिंदी में कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित, ये हिंदी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है। और दूसरा जो है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। इसको हिंदी में कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। और तीसरा जो है बैंक रेट, तीसरा जो है
बैंक रेट यानी बैंक दर। चौथा जो है मार्केट ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसको हिंदी में कहते हैं खुले बाजार की प्रक्रिया, इसको OMO भी कहते हैं, OMO, ठीक है, खुले बाजार की प्रक्रिया। खुले, हिंदी को याद ही रखना बड़ा कठिन है, खुले बाजार की प्रक्रिया। इंग्लिश में आपको दिक्कत नहीं होगी, हिंदी याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। खुले बाजार की प्रक्रिया, ये चार हैं हमारे पास इसके अंदर, यानी क्वांटिटेटिव मेजर के अंतर्गत ये चार चीजें आती हैं। अब मैं एक एक को करके चलता हूं और बहुत डिटेल में बताता हूं। CRR के बारे में मेनली जो मैं क्लास कराने के लिए आया था वो CRR के कराने के लिए आया था। अब देखते हैं कि आज इस क्लास में पूरा हो जाता है कि मुझे एक क्लास और लगता है। ये 5 मिनट का नहीं है, ये बहुत लंबा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा, उसी तरह से सारे को मैं बहुत डिटेल में चर्चा करते हुए चलूंगा। तो मैं शुरू करता हूं CRR, इसको साफ कर लूं। अब हम लोग चलते हैं बहुत डिटेल में CRR की तरफ, कैश रिजर्व रेशियो की तरफ, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको लोग 2-4 मिनट में इधर उधर करके समझा देते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसके बारे में अब चलता हूं। देखें होता क्या है कि सबसे पहले आप एक डायग्राम समझिए। देखें बहुत ही इजी है। RBI ये हमारी केंद्रीय बैंक हो गई, ठीक है, RBI। अब उसके नीचे हमारी जो है कमर्शियल बैंकें आ गई, कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक के पास जो है पैसा आता कहाँ से है? लोग जमा करते हैं, पीपल जो है जमा करते हैं, और फिर बैंक का चूंकि काम ही बिजनेस का है तो जनता से पैसा लेती है एक दर पे और जनता को फिर से लोन के रूप में देती है, जिसके बीच में प्रॉफिट कमाती है, ठीक है। इसमें कई कॉन्सेप्ट हैं, मैं धीरे धीरे सारी चीज़ों को आपको चर्चा करते चलूंगा जिससे CRR आप बेहतर तरीके से समझ पाएं, ठीक है। देखें अब जनता जो पैसा जमा करती है, एक डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, दो तरीके से पैसे को जमा करती है। मान लेते हैं कि 100 रुपया बैंक ने जमा किया, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, ये दोनों मैंने बहुत डिटेल में बताया है, और एक एक चीज़ को अगर मैं बताऊंगा तो ये क्लास 5-10 घंटे की हो जाएगी, तो इसलिए आप इसको पीछे से देख लीजिएगा, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट के रूप में दो फॉर्म में जो है जनता पैसा जमा करती है। 100 रुपया मान लीजिए बैंक के पास जमा हो गया, ठीक है। अब बैंक के पास क्या होता है, जब 100 रुपया बैंक के पास आ गया तो बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो इसलिए वो चाहेगी कि जो 100 रुपया हमारे पास आया है उस 100 का 100 हम जो है लोन पे उठा दें, तब उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन कभी कभी समस्याएं ये होती हैं कि जैसे एक बैंक है और उसके बगल में कोई दूसरी बैंक है, कोई व्यक्ति आया, जब डिमांड डिपॉजिट, यानी डिमांड डिपॉजिट में होता यह है कि जब भी आप बैंक से मांग करेंगे पैसे की तब आपको बैंक पैसा देगी। लेकिन जब आपके पास पैसा, मान लीजिए बैंक के पास कभी कभी पैसा नहीं होता है, तो क्या करता है कि वो जो है अपने पड़ोसी बैंक से पैसा लोन के रूप में ले लेता है, ठीक है। तो बैंक जो है एक दूसरी बैंक से लोन के रूप में पैसा लेता है। तो मान लीजिए इस बैंक ने 5 रुपया जो है किसी अन्य बैंक को लोन के रूप में दिया है, ठीक है, किसी अन्य बैंक को 5 रुपए लोन के रूप में दिया है। अब एक केस हम और देखते हैं। एक केस ये भी संभव है कि जैसे मान लीजिए ये बैंक है, इसके पास 100 रुपया आके जमा हो गया, लेकिन एक समस्या ये भी हो सकती है कि इसके पास लोन लेने वाले ही ना आए, और लोन लेने वाले नहीं आ रहे हैं कितने रुपए के बराबर, मान लेते हैं कि 15 रुपए इसका जो है लोन पे उठ ही नहीं रहा है, 15 रुपया जो है लोन पे इसका कोई लेने वाला आ ही नहीं रहा है। तो अब क्या होगा कि ये 15 रुपया और 5 रुपया इसने पहले ही लोन पे दी, यानी कि बैंक ने, दूसरी बैंक ने जो है
इससे लोन लिया है 5 रुपया, और 15 रुपये इसका कोई लोन लेने के लिए आ ही नहीं रहा था, तो 15 रुपया इसने किसी अन्य बैंक के यहाँ डिपॉजिट कर दिया। ये 15 रुपया डिपॉजिट कर दिया और ये 15 रुपया लोन दे दिया किसी अन्य बैंक को। ठीक है, टोटल कितना हो गया? टोटल ये हो गया 20 रुपया। देखिए समझिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम इजी है। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं कि 20 रुपया जो है ये बैंक के पास लोन दिया या फिर कहीं डिपॉजिट कर दिया, क्योंकि इसका कोई लोन लेने के लिए नहीं आ रहा था। ये संभव है, नहीं आते हैं तो फिर बैंकें जो है दूसरी जगह पे डिपॉजिट कर देती। तो बैंक जो है उसको उतने रेट पे ब्याज पे नहीं लेती है, बल्कि उसको 5-10% पे, 5-6% पे जो अपना उसका मैनेज हो जाए, तो उस परसेंट पे वो अपने यहाँ डिपॉजिट रखा लेती है। डिपॉजिट इसलिए कि वो अपने यहाँ डिपॉजिट, चूंकि उसके यहाँ मांग है लोन लेने वालों की, तो जो डिपॉजिट रखेगी अपने यहाँ तो 5% इनको दे देगी, बाकी लोन पे उठा देगी। तो ये चीज होता है। ठीक है, अगर ये डिपॉजिट इसलिए करते हैं कि डिपॉजिट नहीं करेंगे तो सारा पैसा, चूंकि जो जनता को पैसा देना है, पीपल का डिपॉजिट का पैसा यानी ब्याज देना है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो आप अपने नुकसान को कम करते हैं दूसरे बैंक में जमा करके। ठीक है, ये चीज आप समझ गए कि 20 रुपया जो है हमने ये दूसरे बैंक में रख दिया। अब हम यहां पे चर्चा इसकी करने वाले थे, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी की। नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी की। ठीक है, इसी की चर्चा करने के लिए हम आपको ये चीज समझाना चाहते थे। नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी ये क्या है? डिमांड और टाइम जो डिपॉजिट किया है जनता ने, वो उसके लिए एसेट है, लेकिन बैंक के लिए क्या है? वो लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी है तो वही डिमांड और टाइम लायबिलिटी। लेकिन यहां पे नेट की बात हो रही है। नेट जो है, मान लीजिए 100 रुपया जनता ने जमा किया। ठीक है, 100 रुपया जनता ने जमा किया, 100 रुपया जनता ने डिपॉजिट किया, लेकिन आपने 20 रुपया ये इधर ऐसे कर दिया, यानी कि कुछ लोन दे दिया दूसरी बैंक को, और 15 रुपया आपने, जो लोन पे आपका उठ नहीं रहा था, तो आपने 15 रुपया वहां पे डिपॉजिट कर दिया। तो ये जो 20 रुपया है, इसको 20 को घटा देंगे, तो ये जो 80 रुपया हमारा आया, ये नेट डिमांड, नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी है, यानी कि नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी जो है ये 80 रुपया हो गया। अब हम 80 रुपया को लेके चलते हैं। 80 रुपया, ठीक है, अब 80 रुपया क्या है? बैंक के पास आ गया। अब बैंक 80 रुपये पे अब चाहे अपना लोन उठा दे और जो इच्छा करे वो करे, लेकिन जब ये 80 रुपया लोन के रूप में उठाने के लिए जाती है, तो आरबीआई, चूंकि उसके पास दो टूल्स हैं, एक क्वांटिटेटिव मेजर और एक क्वालिटेटिव मेजर। चूंकि हम CRR की चर्चा कर रहे हैं, ये क्वांटिटेटिव मेजर का एक टूल्स है, तो हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव मेजर एक इस पे अप्लाई कर देते हैं। तो CRR, कैश रिजर्व रेशियो, कहती है आरबीआई कि आप 80 रुपया पूरा यहाँ पे लोन ना दे करके, क्योंकि आप पूरा लोन देंगे तो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई बढ़ जाने से यहाँ पे महंगाई आएगी और सारी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो आप ऐसा करिए कि इसका 3%, ये परसेंट, 3%, 10%, 5%, जो कुछ भी है, आरबीआई जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन 3% एक्चुअल में है, तो उसको मैं मान लेता हूं कि 3% आप यहां पे जमा कर दीजिए, और जो है 97% आप जो है लोन दे सकते हैं। अब लोन दे सकते हैं, ठीक है, 97% आप लोन दे दीजिए, लेकिन 3% जो है ये यहां पे हमारे यहां आरबीआई में जमा कर दीजिए। एक्चुअल में आरबीआई में नहीं जमा किया जाता है। जैसे आप जब जाते हैं तो कोई कहीं ये आरबीआई लेके आप कैश को नहीं जाते हैं जमा करने, ये, लेकिन जैसे क्वेश्चन आता है तो ये लिखा जाता है कि आरबीआई में जमा करते हैं, लेकिन एक्चुअल में आरबीआई में ये पैसा जमा नहीं होता है। ये उसी बैंक की जो मुख्य शाखा होती है उसमें जमा किया जाता है, उसी बैंक की मुख्य शाखा में जमा कर दिया जाता है। लेकिन लेजर बुक जो होती है, लेजर बुक, बैंक की जो लेजर बुक होती है, उसके अकाउंट में ये मेंशन किया जाता है कि 3% जितने के बराबर हो, 3% मान लेते हैं कि 3 लाख करोड़ के बराबर हुआ, 3 लाख करोड़, तो 3 लाख करोड़ का जो है इसमें एंट्री कर दिया जाता है कि 3 लाख करोड़ जो है डिपॉजिट किया गया
लेजर बुक में एंट्री कर दिया जाता है कि आरबीआई के अकाउंट में 3 लाख करोड़ रुपए एंट्री कर दिया गया, यानी उसके अकाउंट में जमा कर दिया गया। अब इसका मुख्य काम देखें, होता क्या है कि ये कहीं आरबीआई के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, लेकिन इसे जाके आरबीआई में जो है जमा नहीं किया जाता है, बल्कि वो उसी बैंक की मुख्य शाखा में ले जाके जमा कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और होता यह है कि जब ये चीजें होती हैं तो इसका उपयोग कौन करता है। जो सीआरआर है इसके बारे में बहुत कुछ चलेगा भी, लेकिन आपको जो जो चीज़ मैं समझाता चल रहा हूँ उसको थोड़ा थोड़ा सीखते चलें। जो सीआरआर का पैसा है, जैसे मान लीजिए जो 3% जो ये इकट्ठा हुआ, यानी ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, लगभग 3 लाख करोड़ हो गया। ठीक है, 3 लाख करोड़ हो गया तो इसका यूज कौन करता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 3 लाख करोड़ जो रुपया इकट्ठा हुआ, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। आपने राजकोषीय नीति में देखा होगा कि राजस्व घाटा हमारा, उसको मैनेज करने में भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे जो दिक्कत आएगी धीरे धीरे आप खुद से ही समझ जाएंगे। तो इस 3 लाख करोड़ का, यानी जो सीआरआर का पैसा इकट्ठा होता है आरबीआई के अकाउंट में जमा किया जाता है, इसको यूज कौन करता है। इसको बैंक यूज करती है कि आरबीआई यूज करता है कि भारत सरकार यूज करता है कि पीपल यूज करते हैं। तो इसको कोई यूज नहीं करता, बल्कि ये जाके लॉकर में बंद कर दिया जाता है, जिससे कि मनी सप्लाई ना बढ़े। मनी सप्लाई वही बढ़ाता, मनी सप्लाई जब मार्केट में आएगा तब बढ़ेगा ना, लेकिन इसको लॉकर में ले जाके बंद कर दिया जाता है, जिससे कि मनी सप्लाई ना बढ़े। मनी सप्लाई नहीं बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा पैसा आपके मार्केट में नहीं आएगा, तो महंगाई नहीं बढ़ेगी, निर्यात नहीं प्रभावित होगा, आयात नहीं प्रभावित होगा, विदेशी मुद्रा भंडार नहीं प्रभावित होगा। ये सारी चीज़ें बैलेंस रहें, इसलिए जो सीआरआर का पैसा है, ये जो इसका 3% जो है आरबीआई के अकाउंट में डाल के इसको लॉकर में बंद कर दिया जाता है, जिससे मनी सप्लाई ना बढ़े। अब इसके हम आगे चलते हैं, थोड़ा इसको हम साफ कर लें। पहले 2007 तक जो है सीआरआर की लिमिट थी। सीआरआर की लिमिट थी, क्या थी, लिमिट थी। इसका मिनिमम और मैक्सिमम जो था वो 3% से 15% तक था। यानी कि सीआरआर की जो लिमिट थी वो 3% से 15% तक था। यानी टोटल डिपॉजिट जो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी होती थी, उसका 3% से 15% सीआर के रूप में किया जाता था। लेकिन 2007 के बाद से जो है इसके लिमिट को जो है ख़त्म कर दिया गया। लिमिट को क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अब कोई लिमिट नहीं है इस समय। आरबीआई जितना चाहे सीआरआर को बढ़ा सकती है और जितना चाहे घटा सकती है। ठीक है, अब जो है हम चलते हैं, आप पेपर में देखते होंगे कि बेसिस पॉइंट की चर्चा होती है। कहते हैं कि सीआरआर का इतना बेसिस पॉइंट कम किया गया, सीआरआर को 50 बेसिस पॉइंट से कम किया गया, 100 बेसिस पॉइंट से कम किया गया, 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया गया, 100 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया गया। तो इसका मतलब क्या है, कभी ये परसेंट में लिख के नहीं आता है। पेपर में आप पढ़ते होंगे तो उसमें लिख के आता है, कभी ये लिख के नहीं आएगा कि 5% बढ़ाया गया, 2% बढ़ाया गया। उसमें सिर्फ बेसिस पॉइंट लिख के आता है कि 5 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया, 2 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया, 100 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया। देखें बेसिस पॉइंट है क्या, बेसिस पॉइंट एक चीज, ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। पेपर आप पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं सारी चीजें आपके सामने लाता जा रहा हूं कि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। बेसिस पॉइंट देखें क्या होता है कि 100 बेसिस पॉइंट बराबर क्या होता है, 1% के। अब एकदम इजी आपको समझ में आ गया होगा कि 100 बेसिस पॉइंट जब बढ़ाया जाएगा, इसका मतलब क्या है कि 1% का वृद्धि कर दिया गया मनी सप्लाई में। और इसी तरह अगर 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाने या घटाने की बात हो तो इसका मतलब क्या हो गया, 1.5, मतलब 0.5% बढ़ाया घटाया गया। 25 बेसिस पॉइंट तो इसका मतलब 1/4 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मतलब होता है। ठीक है, अब देखें सीआरआर को यदि बढ़ाया गया, एक चीज़ और मैं बता दूं, इसको थोड़ा सा आप
दिमाग में आपके बना रहेगा। CRR को यदि बढ़ाया गया तो क्या होगा, मनी सप्लाई जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। CRR को बढ़ाया गया तो मनी सप्लाई जो है, मनी सप्लाई क्या होगी, घटेगी। ठीक है भाई, CRR को बढ़ाने का मतलब है कि इतने पैसे को और ज़्यादा RBI के अकाउंट में डाल के लाकर में बंद कर दिया जाएगा, तो मनी क्या होगी, मार्केट में कम आएगी। तो CRR को बढ़ाया जाने का मतलब यह है कि मनी सप्लाई घटेगा। और CRR को घटाया जाए, CRR को यदि घटाया जाए तो इसका मतलब क्या है, मनी सप्लाई जो है, मनी सप्लाई को जो है यानी कि बढ़ा दिया जाएगा। यानी CRR यदि घट रहा है तो इसका मतलब मनी सप्लाई बढ़ रहा है। तो इसका सीधा संबंध है, ऐसे देखें कि CRR इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मनी सप्लाई के, मनी सप्लाई। यानी कि CRR जब बढ़ेगा तो मनी सप्लाई घटेगा, और CRR जब घटेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। अब हम आगे चलते हैं। अब देखें CRR की कैलकुलेशन कैसे होती है। CRR की कैलकुलेशन कैसे होती है, ये कैलकुलेशन जो है हर 14वें दिन शुक्रवार को होती है। शुक्रवार कितने बजे, वही क्लोजिंग के टाइम पे, यानी 4 बजे के आसपास। ठीक है, ये आप समझें कि हर 14वें दिन शुक्रवार को ये CRR की गणना होती है। इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं तो आपको, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप कुछ इसमें अपना निष्कर्ष निकाल पाएंगे, यानी एनालिसिस कर पाएंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको सारी चीजें एकदम समझ में आती चली जाएं। देखें कि मान लेते हैं कि 1 तारीख को शुक्रवार है, 4 बजे जो है गणना हुई, ये पाया गया कि 100 रुपया डिपॉजिट हुआ। एक चीज मैं और थोड़ा सा बना दूं, ये फ्लो चार्ट आपके सामने डाल दूं तो आपको याद रहेगा। केंद्रीय बैंक, ठीक है, अब इसमें जो है जनता से पैसा आता है और जनता के पास पैसा जाता है। ठीक है, अब ये हम यहां पे मान ले रहे हैं कि CRR की जो दर है वो 10% है। ठीक है, 10% है, हम ये मान ले रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा क्या, CRR की जो दर है वो 10% है। ठीक है, अब इसको आप देखें, हम यहां पे मान के चलते हैं 1 तारीख को 4 बजे शुक्रवार के दिन ये देखा गया कि 100 रुपया जो है बैंक में डिपॉजिट आया। ठीक है, अब इसमें CRR की गणना कितनी होगी, CRR कितना होगा, 10%। तो इसका 10% जो है यानी कि 10 रुपया आ गया। ये 10 रुपया क्या किया जाएगा, RBI में डाल दिया जाएगा। तो RBI में नहीं डाला जाता है, उसी बैंक में RBI के अकाउंट में क्रेडिट करा दिया जाता है और उसको लाकर में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये 10 रुपया जो है RBI में जमा कर दिया गया। ठीक है, RBI में जमा हो गया। अब अगला कैलकुलेशन इसके 14 दिन बाद आएगा 15 तारीख को। 15 तारीख को 4 बजे शुक्रवार को फिर कैलकुलेट किया गया। अब देखा गया कि यहाँ पे जो डिपॉजिट है वो पूरा डिपॉजिट 120 रुपया है। ठीक है, 120 रुपया हमारे पास डिपॉजिट मिला। तो अब इसके ऊपर फिर CRR की गणना करनी है। तो अब CRR चूंकि वही 10% इंटरेस्ट रेट है, 10% CRR की रेट है, तो अब कितना हो जाएगा, ये 12 रुपया। अब हमें जो है 12 रुपया हमारे पास, ये जो RBI का अकाउंट है उसमें 12 रुपया होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं 10 रुपया तो पहले से ही है, तो 10 रुपया पहले से ही है, तो ये 10 रुपया के साथ जो है प्लस 2 रुपया और जोड़ देंगे, 12 रुपया। ये अब टोटल 12 रुपया हो गया। ठीक है, अब हमारे पास बराबर हो गया। अब हम देखते हैं फिर अगले दिन यहां नीचे दिखेगा, अगले दिन फिर जो है 14 दिन बाद यानी 29 तारीख को, दिखाई दे रहा है, हाँ, 29 तारीख को 4 बजे शुक्रवार के दिन फिर से हम कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कितना डिपॉजिट है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 80 रुपया हमारे पास डिपॉजिट दिख रहा है। तो 80 रुपया डिपॉजिट हो रहा है, तो इसका जो है 10% कितना होगा, 8 रुपया होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, 80 रुपए का 10% जो है हमें 8 रुपया प्राप्त हुआ। यानी कि अब जो है हमारे
यानी आरबीआई के अकाउंट में अब 8 रुपया होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि पहले से ही हमारे पास 12 रुपया पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस 12 रुपया में से हम 4 रुपया निकाल लेंगे। 4 रुपया निकाल के इसको हम जो है बैंक के अकाउंट में डाल लेंगे, उसका यूज करना शुरू कर देंगे। अब इसमें फिर से 8 रुपया रहेगा। हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये 14 दिन पे जो कैलकुलेट होता है, तो किस तरह से इसको CRR की गणना होती है। मुझे लगता है कि आप काफ़ी कंफर्टेबल हो रहे होंगे। अब हम धीरे धीरे अब आगे चलते हैं। कुछ चीज़ें आपको इसकी समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे बढ़ाते हैं। देखें, फिर से मैं फ्लो चार्ट को बनाता हूं। आरबीआई बैंक जो है, अब ये केंद्रीय बैंक हो गई, या सॉरी कमर्शियल बैंक, ठीक है। ये किससे लेती है, पीपल से, यानी जनता से पैसा लेती है और जनता को पैसा जो है लोन के रूप में देती है। इससे जो है बैंक को प्रॉफिट होता है। अब देखें CRR हम मान लेते हैं 10%, और ये जो है मान लें 100 रुपया आया था, तो उसका 10% 10 रुपया CRR के रूप में हो गया, 90 रुपया यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये नेट की बात हो रही है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, अब देखें क्या होता है कि अब जो बैंकें हैं वो ये कहती हैं कि आप तो CRR के रूप में 10% हमारा ले ही ले रहे हैं। बैंकों का क्या तर्क है आप समझे। अब हम थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं इस पे। 10% जो यहाँ पे ये आरबीआई के अकाउंट में जमा कर दिया जा रहा है, तो इससे किसका नुकसान हो रहा है? इससे नुकसान तो बैंक का हो रहा है, क्योंकि बैंकों का ये तर्क है कि ये जो आपने हमारे पास डिपॉजिट हुआ टोटल, उसका 10% आपने यूं ही लेके रख लिया, जबकि आप 10% हमको उस पर, ये 10% यानी 10 रुपये पे आप हमको कोई ब्याज ही नहीं देते हैं। तो ब्याज नहीं देते हैं हमको, जबकि ब्याज देना पड़ता है जनता को। जब हमको जनता को ब्याज देना पड़ता है तो ये तो हमारे लिए नुकसान का सौदा है, तो इसका विरोध करती हैं बैंकें। लेकिन आरबीआई फिर क्या कहता है कि अच्छा, आप हमको ये बता रहे हैं कि हम इसको गलत ढंग से ले रहे हैं। आप मुझे बताएं कि देखें, जैसे मान लीजिए टोटल जो डिपॉजिट होता है, मान लीजिए 100 रुपया डिपॉजिट हुआ, तो इसका जो मैक्सिमम डिपॉजिट है वो करंट अकाउंट वाले करते हैं। करंट अकाउंट तो ये तकरीबन 40% करते हैं, 40%। तो चालू खाता जो होता है यानी करंट अकाउंट, उस पे बैंक जो है लोन ब्याज नहीं देती है। तो बैंक 40% पे ब्याज नहीं देती है। आरबीआई कहती है कि आप तो 40% पे ब्याज नहीं देते हैं, तब आपका कौन सा नुकसान का सौदा? मैं तो सिर्फ 10% आपका रख रहा हूं, तो ये आपका कहाँ नुकसान हो रहा है? तो जो नुकसान नहीं हो रहा है तो आप ऐसी बातें ना करें। आप जो है ये इस पे आप कहीं आपका कोई नुकसान नहीं है, आपका मैं बहुत थोड़ा हिस्सा यहाँ पे रख रहा हूँ। तो बैंक फिर इस बात पे संतुष्ट होती है कि ऐसा नहीं है कि CRR पे जब इनको ब्याज नहीं दिया जाता है आरबीआई के द्वारा तो इनका कहीं कोई नुकसान हो रहा है। ठीक है, परंतु 2007 के पहले ये CRR पे आरबीआई जो है इनको ब्याज देती थी। CRR पे आरबीआई ब्याज के रूप में बैंकों को देती थी। तो बैंक को जो ब्याज देती थी तो इसका विरोध होता था। किनके द्वारा? इनको बुद्धिजीवी जो अर्थशास्त्री लोग थे वो इस चीज़ का विरोध करते थे कि ये जो आप ब्याज दे रहे हैं ये गलत तरीका है। वो क्यों गलत तरीका है इसकी आलोचना करते थे। वो क्यों गलत है उसको मैं आगे पढ़ाऊँगा। ठीक है, पढ़ाने को तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा अभी ये, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये 2 घंटे का लेक्चर एक साथ हो जाए, आप लोगों को दिक्कत होने लगे। मैं इसको आधी जो बची हुई इसके एप्लीकेशन पोर्शन है इसको नेक्स्ट क्लास में करता हूँ। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़िए। आप देख रहे होंगे कि मैं कितना डिटेल में, 5 मिनट में लोग इसको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन मैं बहुत डिटेल जा रहा हूँ और आपसे कभी कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं इसमें। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़ें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपके पास तुरंत ही मेरा नोटिफिकेशन आ जाए। लाइक करें, शेयर करें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं यथासंभव आंसर देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।